आज के व्याख्यान में मैं ग्रीन के स्वतंत्रता, अधिकार तथा राज्य के विचारों का विश्लेषण संक्षेप में करूंगा। वास्तव में ग्रीन ने राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत के व्याख्यान में स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला है और स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए ग्रीन ने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से नहीं है, अपितु स्वतंत्रता का संबंध सदिच्छा से है, न कि पाशविक प्रवृत्तियों से। ग्रीन के अनुसार सदिच्छा स्वतंत्र होती है और स्वतंत्रता का निर्माण करती है। सदिच्छा केवल अच्छी ही नहीं होती, अपितु वह नैतिक होती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं उस पर नैतिक प्रतिबंध लगाता है और उसी कार्य को करता है जो करने के योग्य होता है। इस प्रकार ग्रीन ने जो स्वतंत्रता की परिभाषा की है, उससे स्पष्ट है कि स्वतंत्रता विधेयात्मक है, न कि निषेधात्मक, जो व्यक्ति को मनमानी करने की छूट देती है। ग्रीन ने जिस बात पर सबसे अधिक बल दिया था वह यह था कि व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण उसकी आत्मचेतना है। माने आत्मचेतना को ग्रीन ने बहुत महत्वपूर्ण माना था और उसका यह मत था कि यही आत्मचेतना मनुष्य को पशु से पृथक करते हुए मनुष्य की कोटि में ले जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। ग्रीन ने स्वतंत्रता को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला आंतरिक स्वतंत्रता और दूसरा बाह्य स्वतंत्रता। ग्रीन के अनुसार आंतरिक स्वतंत्रता का संबंध वासनाओं से मुक्ति से था और बाह्य स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना था जहां वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो ग्रीन ने स्वतंत्रता की जो परिभाषा दी है उसकी कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। जैसे नंबर 1, स्वतंत्रता विधेयात्मक है, माने पॉजिटिव है। नंबर 2, यह निश्चयात्मक होती है। डिटर्मिनेट फ्रीडम,
अर्थात व्यक्ति वही कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जो करने के योग्य है। जो तीसरी विशेषता है कि स्वतंत्रता आत्मसंतोष नहीं है, माने फ्रीडम नॉट सेल्फ सेटिस्फैक्शन। चौथी महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत यह दिखाई देती है कि स्वतंत्रता विश्व आत्मा से एकाकार है, आइडेंटिफाइड विथ वर्ल्ड स्पिरिट। जब वह अन्य व्यक्तियों के साथ कार्य करता है। पांचवी जो विशेषता है, स्वतंत्रता वास्तविक संभावना में निहित है, फ्रीडम रियल पॉसिबिलिटी। यह स्वतंत्रता जो है वह ग्रीन के अनुसार केवल कानूनी कल्पना नहीं है। और ग्रीन ने जो अगली विशेषता बताई कि स्वतंत्रता राज्य में केवल संभव है, माने राज्य के बाहर स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हम इन विशेषताओं को देखें तो ग्रीन और कांट के विचारों में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे ग्रीन और कांट दोनों ने आत्मनिग्रह के द्वारा वासनाओं के कंट्रोल माने नियंत्रण पर बल दिया। दोनों ने व्यक्ति की नैतिक इच्छा को स्वतंत्रता माना है। दोनों ने सदिच्छा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। ये समानता कांट और ग्रीन इन दोनों के विचारों में पाई जाती है। ग्रीन के विचारों में जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह उसके अधिकारों की संकल्पना है। ग्रीन ने अधिकार को किस रूप में परिभाषित किया, इसको हम देखेंगे। अधिकारों की परिभाषा करते हुए ग्रीन ने कहा कि अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने की शक्ति है, माने अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति जो उसके लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करता है। जिन उद्देश्यों को वह अपने लिए हितकर समझता है और समाज व्यक्ति को वह अधिकार इस आधार पर प्रदान करता है कि इसमें समाज का कल्याण होगा, हित होगा। ये परिभाषा ग्रीन ने अधिकारों की दी थी और ग्रीन की इस परिभाषा के आधार पर उसके अनुसार अधिकारों में दो तत्व समाहित होते हैं। नंबर एक, अधिकार व्यक्ति की एक मांग होती है, एक डिमांड, और दूसरा समाज द्वारा इस मांग की स्वीकृति होती है, माने समाज उस मांग को स्वीकार करता है।
अर्थात यदि देखा जाए तो ग्रीन ने अधिकार को उस रूप में प्राकृतिक माना जिस रूप में अरस्तु ने राज्य को प्राकृतिक माना था। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार को आदर्श अधिकार माना है। और तीसरी जो विशेषता है, ग्रीन के अनुसार अधिकार कानून के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, संरक्षित होते हैं। और चौथी जो अधिकारों की विशेषता है ग्रीन के अनुसार कि कानून और नैतिकता के बीच बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। और ग्रीन के राजनीतिक विचारों के अध्ययन क्रम में जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ग्रीन के राज्य की कल्पना है, राज्य संबंधी विचार है। ग्रीन ने माना कि राज्य एक नैसर्गिक नेचुरल संस्था है। उसने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा कि मानव स्वतंत्रता का विकास चेतना से संभव है और चेतना के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। तो जो राज्य है वो ग्रीन के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन ने माना कि राज्य यांत्रिक नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, शक्ति पर आधारित नहीं है, अपितु इसका जो आधार है वह इच्छा है। ग्रीन के शब्दों में शक्ति नहीं, इच्छा राज्य का आधार है। राज्य का निर्माण कैसे और किस प्रकार होता है, इस संदर्भ में ग्रीन ने अपना विचार व्यक्त किया है। रूसो की तरह ग्रीन ने भी व्यक्ति की दो इच्छाओं को स्वीकार किया है। रूसो ने कहा था कि व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक रियल विल और दूसरी एक्चुअल विल। ग्रीन ने भी माना कि व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं और ग्रीन ने सद इच्छा में अपनी आस्था व्यक्त की। राज्य इसी सद इच्छा का परिणाम है। ग्रीन का मत है कि राज्य का वास्तविक आधार, जैसा कि मैंने बताया, कि शक्ति नहीं सद इच्छा है।
लेकिन यदि हम देखें तो व्यक्तिवादी, अराजकतावादी तथा साम्यवादी जो विचारधाराएं हैं, उसके अंतर्गत राज्य का आधार केवल शक्ति को माना गया है। ग्रीन के अनुसार राज्य द्वारा अधिकारों की रक्षा होती है। दूसरी बात, राज्य सभी की इच्छा से कभी कभी शक्ति का प्रयोग करता है। तीसरा, ग्रीन का मत है कि हम राज्य की इच्छा का पालन स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं। और राज्य के नागरिकों में पाई जाने वाली ऑनेस्टी, ईमानदारी की भावना भी इसी बात को व्यक्त करती है। यदि शक्ति ही राज्य का आधार है, तो सेना क्यों आदेश का पालन करती है? तो ग्रीन के अनुसार जो शक्ति है वह एक अस्थायी तत्व है। व्यवहारिक जीवन का अनुभव भी यह बताता है कि राज्य का जो आधार है, जिस पर राज्य टिका हुआ है, वह शक्ति नहीं है। यदि राज्य केवल शक्ति पर आधारित होता तो समाप्त हो गया होता। अतः ग्रीन के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक और नैसर्गिक संस्था है। ग्रीन ने अपने विचारों में राज्य के कार्यों का उल्लेख किया है, माने राज्य क्या कार्य करता है। उसके अंतर्गत ग्रीन ने माना कि राज्य नैसर्गिक कार्य जो करता है वो नैसर्गिक कार्य जो हैं व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। माने जो नैसर्गिक कार्य हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि वो इसके स्वभाव पर आधारित होते हैं। और यदि कोई काम व्यक्ति के स्वभाव के विपरीत होगा तो निश्चित रूप से जो है उसमें कहीं न कहीं
टकराव की स्थिति पैदा होगी। दूसरा, ग्रीन ने माना कि राज्य की जो शक्ति है वह सीमित नहीं है। मतलब द स्टेट हैज नॉट अनलिमिटेड पावर, अर्थात राज्य की जो शक्ति है वो सीमित है। नंबर 3, राज्य का जो कार्य है वो व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में या व्यक्ति के विकास के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उन बाधाओं का निराकरण करना या उन बाधाओं को दूर करना, ये राज्य का कार्य होता है। ग्रीन ने राज्य के निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों प्रकार के कार्यों को माना है और स्वीकार किया है। अर्थात ग्रीन के अनुसार राज्य के जो कार्यों की सूची है या जो कार्यों का वर्गीकरण किया है या कार्यों के जो प्रकार बताए हैं या राज्य के जो कार्य हैं उससे क्या परिणाम होते हैं, फायदे होते हैं, उसके अंतर्गत कई बातों पर बल दिया है। जैसे राज्य का कार्य है व्यक्ति के नैतिक विकास को सुनिश्चित करना। आज जो अशांति और संघर्ष का कारण है वो व्यक्ति के अंदर जो नैतिक मूल्य हैं उनका क्षरण है। उन नैतिक मूल्यों का विकास न होना एक बहुत बड़ी आधुनिक युग की समस्या है। दूसरा, जो राज्य का महत्वपूर्ण कार्य ग्रीन ने माना कि राज्य का यह कार्य है कि जो आने वाली बाधाएं हैं उनका निराकरण करना। माने वो जो आने वाली बाधाएं हैं व्यक्ति के विकास के मार्ग में उनके निराकरण के लिए जो है प्रयत्न करना। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा का विकास करना। विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। तो शिक्षा का विकास जो है करना, ये राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व ग्रीन ने अपने विचारों में माना है। अगली जो बात है
ग्रीन के अनुसार व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना। ग्रीन ने माना कि राज्य के द्वारा जो व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार है उसकी भी रक्षा की जानी चाहिए। लॉक ने भी अपने विचारों में संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की कैटेगरी में माना था। ग्रीन भी ये मानता है कि ये जो संपत्ति का अधिकार है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए या उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत जो है संपत्ति के अधिकार का समर्थन नहीं किया गया है। और राज्य के कार्यों के ही क्रम में ग्रीन ने कहा कि राज्य का महत्वपूर्ण कार्य प्रत्यक्ष रूप से बल प्रयोग का निषेध है। माने राज्य के द्वारा सीधे शक्ति का जो प्रयोग है वो करने से बचना चाहिए, रोकना चाहिए। और अगली बात जो ग्रीन ने कहा कि संयम और सदाचार की भावना का विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर व्यक्ति के अंदर में संयम हो और उसके आचरण में सदाचार हो तो मैं समझता हूं कि बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित हो सकता है। ये गुण होना बहुत ही जरूरी है। तो ग्रीन ने माना कि संयम और सदाचार की भावना का विकास करना ये राज्य का दायित्व है, राज्य का यह कार्य है। और अगली बात थी कि छोटे समाजों से सामंजस्य। समाज में विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं और उन स्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना ये राज्य का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य होता है। और ग्रीन ने जो अगली बात कही कि राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है कि उत्तम परिस्थितियों का विकास। उत्तम दशाओं का निर्माण, सृजन, तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। और ग्रीन ने राज्य के कार्यों के क्रम में ये माना कि जो मादक पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाया जाना चाहिए। गांधी जी ने भी, मोहनदास करमचंद गांधी ने भी मादक पदार्थों के निषेध की बात कही। भारत का जो संविधान है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत भी इस बात को स्वीकार किया गया है। तो ग्रीन ने कहा कि मादक जो पदार्थ हैं उस पर प्रतिबंध लगाना ये राज्य का कार्य है। और अगली बात ग्रीन ने कही कि जो विभिन्न वर्ग और संस्थाएं हैं उनके बीच सामंजस्य, हार्मनी स्थापित करना ये राज्य का कार्य होता है। और अंत में
ग्रीन का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है या जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है, ग्रीन ने ये कहा कि राज्य के द्वारा युद्ध का विरोध करके जीवन के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। तो ये ग्रीन के अनुसार राज्य के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं। तभी हम लोगों ने ग्रीन के स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य के संदर्भ में जो विचार हैं उनकी विशेषताओं का बड़े सरल शब्दों में अध्ययन किया और अंत में ग्रीन का क्या महत्व है इसके संदर्भ में वेफर ने जो विचार व्यक्त किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेफर ने कहा है कि ग्रीन का महत्व इस बात में निहित है कि उसने अंग्रेजों को वेंथमवाद से अधिक संतोषजनक सिद्धांत प्रदान किया और उदारवाद को विश्वास में रूपांतरित कर दिया, व्यक्तिवाद को नैतिक और सामाजिक आवरण प्रदान किया, आदर्शवाद को शिष्ट और सुरक्षित बना दिया। कम से कम जो अंग्रेज लोग हैं ग्रीन की इन उपलब्धियों को तुच्छ नहीं समझेंगे।